बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लो, मजाक ज़्यादा हो गया ना। कोई गायब है? कोई गायब नहीं है? प्राची मारकर ब्लैक कलर की स्क्रीन में टाइम दिख रहा है ना, ऑन है वो। बैटरी सेव करने के लिए स्क्रीन ऑफ हो जाता है। चलो लास्ट टॉपिक क्या था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बेटा सारे लोग सुन लो, वो चल रहा है, स्क्रीन ऑफ है बैटरी सेव करने के लिए, उसमें टाइम दिख रहा ना, हाँ वो चल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अब आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देखो तुमको क्या हो गया, ऊपर या कहाँ देख रही हो, कहाँ हो गया टेंशन? अरे बोला ना ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट करते हैं। देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम तुमको बताए थे उस दिन लास्ट क्लास में कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है। जो हम लोग आज तक स्पीड को समझते हैं एवरेज स्पीड वही होता है, जो आज तक वेलोसिटी को तुम समझते हो वही वेलोसिटी होता है। मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बात एक ही है, ठीक है। जब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे उस केस में डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, जब स्पीड के बारे में बात करेंगे उस केस में डिस्टेंस उठा लेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो एवरेज स्पीड का मतलब होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कोई इंसान अगर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यात्रा कर रहा है, मान लो कोई है पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि मान लो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, अलग अलग टाइम लिए। मान लो ए से सी तक जाने में तुम टाइम t1 लिए, फिर सी से डी तक जाने में तुम टाइम t2 लिए, और डी से बी तक जाने में तुम टाइम ले रहे हो t3, ठीक। अगर मान लो डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस d है, तो इस केस में जो स्पीड या फिर एवरेज स्पीड तुम बोलोगे वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। किसी भी यात्रा को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, और टाइम तुमको पूरा जोड़ना पड़ेगा t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी के केस में तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट उठाओगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट को तुम डिवाइड करोगे टोटल टाइम टेकन से। बात समझ में आ रही है? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, जब तुमको टोटल डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा तुम बड़े आराम जोड़ लोगे। टोटल डिस्टेंस तुम आराम से कैसे जोड़ लोगे? तुमको कुछ नहीं करना है, सारे दूरियों का अलजेब्रिक सम कर देना है। जब तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो उस केस में तुमको दिक्कत आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के टाइम पे तुमको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई आदमी है जो यहाँ से गया यहाँ पर, फिर वापस आ गया यहाँ तक, ठीक। मान लो यहाँ से वो गया 5 मीटर और 3 मीटर वो वापस आ गया। बात समझ में आए?
और जा करके आने में, मान लो ए से बी तक जाने में वो समय लिया, टाइम टेकन फ्रॉम मूविंग ए टू बी, वो लिया है मान लो 1 घंटा, और टाइम टेकन फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम बी टू पॉइंट सी, बी से वो आदमी सी तक आने में जो समय लिया वो लिया आधा घंटा। तो अगर दोनों केस में तुमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड के लिए तुम पूरा डिस्टेंस ऐड करोगे पहले, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 3, बात समझ में आ रही है। और टोटल टाइम कितना लिया है वो 1 घंटा प्लस आधा घंटा, मतलब 3/2, 3/2 और हो जाएगा ना, 1 + 1/2 बराबर 3/2। ये तुम्हारा एवरेज स्पीड का आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, जिसको सिंपली हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं, देखो हम तुमको फिर से बता रहे हैं, एवरेज स्पीड मतलब जो तुम आज तक स्पीड को समझते आए हो वही होता है, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब जो तुम आज तक वेलोसिटी को समझते आए हो वही होता है। बात समझ में आ रही है। अगर तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, तुमको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 5 और 5, ये हो गया 3, घटाओगे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम 2 रखोगे और टाइम कितना रखोगे, टोटल 3/2। टाइम को तो पूरा जोड़ना पड़ेगा ना। अगर हम उनसे पूछें कि इस आदमी को ए से सी तक डिस्प्लेस होने में टाइम कितना लगा, तो डिस्प्लेस होने में जो टाइम लगेगा वो कैसे निकालोगे, तुम टोटल टाइम ऐड करोगे। तो टाइम दोनों केस में सेम हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होता है, तुमको पता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जो पार्टिकल असली रास्ते पे घूम रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। बात समझ में आ रही है। ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटी वाली दूरी, तुम पढ़े हो लास्ट क्लास में, ठीक। लिखो एवरेज स्पीड, कहाँ पे क्या बोल रहे हो, एवरेज स्पीड में, अच्छा टाइम लिखा हुआ है, टोटल टाइम कर देंगे उसको। लिखो जो बोल रहा है, लिखो इट इज एवरेज स्पीड बोल रहा है पहले। इट इज डिफाइंड एज the total distance covered by a particle divided by total time taken divided by total time taken। हो गया। whereas कॉमा लगाओ, नीचे लिखो एवरेज वेलोसिटी के बारे में, हेडिंग डाल लो। whereas के बाद नीचे हेडिंग डालो ना, क्या हुआ, अरे पागल वो एवरेज स्पीड है ना, अब एवरेज वेलोसिटी हेडिंग डालो। वेयर एज के बाद कॉमा, उसके नीचे डालो एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी में लिखो इट इज द इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, it is the effective displacement it is the effective displacement of the journey in total time taken। हो गया। चलो अब एक एग्जांपल लिख लो, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, तुम एग्जांपल में ये लिखो जो हम बता रहे हैं, अच्छा उसके नीचे फॉर्मूला लिख लो, एवरेज स्पीड बराबर, पहले स्पीड का लिखो फिर वेलोसिटी का लिखेंगे। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में इफेक्टिव लिख लेना। इफेक्टिव का मतलब जो टोटल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिखोगे और डिवाइड करोगे टोटल टाइम से। एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव, डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव का मतलब, डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव का सबको डाउट हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्ड हो रहा है वो दोनों। डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव, तुमको बेटा फ्यूचर में बनारस में पोको की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। पोको का इतना प्रचार कर, पोको सबसे यही कह रहा है पोको का मोबाइल है, पोको का मोबाइल। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब होता है ना, अगर तुमको समझना है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का लिखें, तो कॉमन सेंस की बात है, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात इतनी सी होती है ना। अब उसके नीचे तुम एग्जांपल लिखो। क्या? हाँ, फिर से डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही हो जाता है मतलब? अगर बेटा अरे पागल सुनो, अगर मान लो कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तब तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो गया। अगर मान लो कहीं पे कर्व बन रहा है, कोई चीज़ घूम रही है, टर्न ले रही है, तो उस केस में दोनों अलग अलग होगा ना। तो जैसा केस बनेगा, अगर स्ट्रेट लाइन बन गई तो स्ट्रेट लाइन, इसीलिए तो कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाती है। लेकिन अगर मान लो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई कर्व हो गया तो कर्व में डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। हाँ सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा। अभी सवाल करेंगे इस पर। एग्जाम्पल में लिखो अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट दोनों निकालेंगे उसमें। अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन t1 टाइम, छोटा t लिखना, इन छोटा t1 टाइम, एंड फ्रॉम b टू c इन छोटा t2 टाइम, छोटा t2 टाइम, छोटा t2 समझ रहे ना? हाँ, छोटा वाला t, स्मॉल t नीचे 2 सफिक्स में नीचे, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। चलो इन द गिवन फिगर चित्र बना लो जो हम बता रहे हैं। ये चित्र बनाओ और ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना। देखो हम फिगर बना दे रहे हैं, तुम बात को समझ जाना। ये ए से भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, फिर बी से सी एक सेमी सर्कल बनाते हुए आर्क जाता है ये ऐसे, और सी पर जाके वो रुक जाता है, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसका रेडियस कैपिटल आर है। तुमको निकालना है, तुमको क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा, ए बी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी का डिस्टेंस मान लो x दिया हुआ है और ये कैपिटल आर दिया हुआ है। तुमको निकालना है एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का, और तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी पूरे जर्नी का। निकालो, पहले खुद ट्राई करो, 2 मिनट का समय दे रहे, फिर हम बताएंगे। तुमको 2 चीजें गिवन है, x गिवन है, r गिवन है, और टाइम के फॉर्मेट में यहां से यहां तक t1 टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक t2 टाइम लग रहा है, b से c जाने में। फॉर्मूला ये दोनों में से लगाना है, दोनों लगेगा।
बोलो। डिस्टेंस हम निकालने के लिए बोले ही नहीं है। x प्लस पाई आर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोले निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी। हाँ अच्छा ठीक है। कितने लोगों का सेम आंसर आया? वो आंसर बोली है एवरेज स्पीड का x प्लस पाई आर अपॉन में t1 प्लस t2, और एवरेज वेलोसिटी का बोली है x प्लस 2r अपॉन में t1 प्लस t2। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? जरा हाथ उठाओ। ठीक, चलो लगाते हैं, देखो। हम आंसर नहीं बोले, वो बोली है। बोलो। हाँ बोलो, दूसरा बोलो आंसर। अच्छा देखो, एवरेज स्पीड के लिए तुमको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। पहले टोटल डिस्टेंस को तुम डिवाइड करोगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम तुमको पता ही है, पूरा टाइम t1 प्लस t2 लग रहा है, जो कि दोनों केस में सेम रहेगा। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो, a से b तक जाने का डिस्टेंस, a से b तक जाने का डिस्टेंस x हो जाएगा, और इसमें ऐड करोगे b से c तक जाने का डिस्टेंस। b से दोबारा हम बताएंगे, नहीं बता रहे हैं। b से c तक जाने में जो डिस्टेंस बन रहा है, देखो पूरा सर्किल होता है 2 पाई आर बनता, आधा सर्किल है तो पाई आर बनेगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर अपॉन में टाइम t1 प्लस t2। बस इतना ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टाइम इस केस में भी t1 प्लस t2 लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो, a से c तक जाओगे तो सीधी लाइन ही ड्रॉ करोगे। इस सीधी लाइन में a से b तक का तुमको पता है x, और b से c तक का सीधा लाइन कितना हो जाएगा? r प्लस r2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2r अपॉन में t1 प्लस t2। बात समझ आ रही है? ये तुम्हारा आंसर होगा। जिनका नहीं हुआ बहुत तेजी से नोट करो। हो गया? टाइम स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। ठीक, कोई दिमाग ना लगाए, टाइम स्केलर ही होता है कक्षा 11-12 में। क्या परशुराम जी, कैसे हैं आप? हो गया? चलो अब एक बात बताओ, हम लोग कल एक एक्सप्रेशन लिखे थे। हम लोग कल क्या लिखे थे? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में एक छोटा सा इक्वेशन टाइप का रिलेशन लिखे थे। डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा हुआ था, उसके राइट में डिस्टेंस लिखा हुआ था, फिर इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ था ना, ग्रेटर इज इक्वल्स टू वाला। एक बात बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब भी होगी या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, जुड़ते ही चला जाता है। अच्छा, अगर मान लो तुमसे बोले वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल टी से लिखते हैं और इसको टाइम, और अगर स्पीड लिखें डिस्टेंस को स्मॉल डी से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हर किताब में लिखते हैं, हम बस लिख रहे हैं, तुम समझ जाना। और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से लिखे हैं, ठीक है, ताकि बार बार पूरा नाम लिखना ना पड़े। v मतलब वेलोसिटी, s का मतलब स्पीड। अच्छा ध्यान रखो, तुम्हारे फॉर्मूले में कई जगह पे s से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाएगा, तो वहां तुम समझ जाओगे। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाला होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a d स्क्वायर, वहां पे s का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। ये तो तुम फॉर्मूला देख के समझ जाओगे ना कि बेटी फॉर्मूला देख के समझ जाओगी ना, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तब तो बात बराबर ही है, तो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मान लो फॉर्मूला लिखा है s बराबर डी बाई टी, अगर फॉर्मूला s बराबर डी बाई टी लिखा है तो इस डी बाई टी को देख करके नहीं समझ जाओगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है कि स्पीड है, समझ जाओगे, क्योंकि डी बाई टी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिखा हुआ है या डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली स्पीड होगा। तो अगर मान लो हम ये दो फॉर्मूला लिखते हैं, तुमको पता है कि टाइम, अगर मान लो एक सिंगल जर्नी के लिए, एक ही जर्नी है, फॉर वन जर्नी, एक यात्रा हो रही है और उस यात्रा में टाइम तो बराबर होगा ना, टाइम बराबर।
अच्छा, टाइम अगर बराबर होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड करेगा। टाइम तो बराबर ही है। अगर अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस से बड़ा तो बड़ा कौन होगा? डिस्टेंस के बढ़ने के चांस है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो 100% डिस्टेंस बड़ा होगा। एक और कंडीशन आता है कि मोशन साइक्लिक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। अभी सिर्फ इतना समझो कि मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। अगर मान लो डिस्टेंस बड़ा होगा तो वेलोसिटी नहीं लग रहा है कि सर वेलोसिटी भी छोटी होगी स्पीड से, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था वो छोटा था डिस्टेंस से, तो वेलोसिटी भी छोटी होगी। हम यहाँ पे मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेक्टर होती है। ये 1 में जो टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम क्या लिखा हुआ है? स्केलर लिखा हुआ है। अगर किसी वेक्टर, उस दिन हम लोग क्लास में कर रहे थे कि अगर किसी वेक्टर में स्केलर का गुणा करोगे तो इसका मतलब तुम सिर्फ एक नंबर का गुणा कर रहे हो। अगर वेक्टर में एक नंबर का गुणा करते हैं तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। अगर मान लो किसी नंबर से डिवाइड भी करोगे, किसी नंबर से किसी वेक्टर को डिवाइड करोगे, मान लो कोई वेक्टर फोर्स है, इसको तुम डिवाइड करो किसी नंबर से, तो क्या ये इस वेक्टर को डिवाइड करेगा? नहीं, इस वेक्टर के साथ में जो मैग्नीट्यूड होगा उसको डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? वेक्टर को चेंज नहीं करेगा ये। तो अगर किसी वेक्टर में जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर होती है, अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर का गुणा करोगे, तो आंसर में जो आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर है स्केलर? वेक्टर ही आएगा, क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं होगा ना, ये मल्टीप्लाई इसके मैग्नीट्यूड में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला भी होता है P बराबर m/v, अभी आगे पढ़ोगे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम होगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब तुमको ये समझना है कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। ये बात हम कैसे कह दे रहे हैं? सुनो, पहले ये दोनों फॉर्मूला लिखो, ये वाली बात पहले तुम लिखो कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा या बराबर होगा स्पीड के। इसको लिखो तुम, पहले ये वाली बात को लिखो, एग्जाम्पल के जस्ट नीचे नोट बना करके लिखो। क्या बेटा? है वो नहीं किए हो तुम? अल्फा बाय बीटा वो करवाएंगे हम, वो करवाएंगे, ऑनलाइन ही करवा देंगे। असल में वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ई, हम उस दिन क्लास में एक दिन बता रहे थे ई के बारे में, जब हम बोल रहे थे कि लिमिटेशन है तीनों आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सब फॉलो नहीं करता डायमेंशन। तो एक्सपोनेंशियल के ई के पावर कुछ भी होता है ना, उस पूरे को डायमेंशनलेस मान लेते हैं, उसका डायमेंशन नहीं होता है। बस खाली यही लिखना था यार, हो गया। अब बात को सुनो, हेडिंग डालो छोटा सा, क्या? हाँ ये स्पीड है बाबू, वेलोसिटी स्पीड है। लिख लेना प्रॉपर वेलोसिटी, हम शॉर्ट में लिख रहे, तुम भी शॉर्ट में मत लिखना, प्रॉपर लिख लेना कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा स्पीड से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, अब सुनो, एक हेडिंग डालो, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। v से रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को, ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिए हैं। देखो, अगर तुम बात करते हो वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिवाइड कर दो टाइम से, ये आ जाता है इसका आंसर। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर। एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम से डिवाइड करने पे आया है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, कोई स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्यों होती है, वेक्टर क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कोई स्केलर क्वांटिटी का अगर तुम गुणा कर रहे हो किसी वेक्टर क्वांटिटी में, किसी स्केलर का अगर तुम वेक्टर में गुणा कर रहे हो, तो क्या वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? कर सकता है। क्या वो उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब कि आप इस t की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे किस चीज में बदलाव आएगा? मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में? डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इधर भी एक वेक्टर है, इसको सॉल्व करने पे भी एक वेक्टर क्वांटिटी का ही आंसर आएगा।
तो जो वेक्टर ये वो वेक्टर ये, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन चेंज हुआ है, बात समझ में आ रही है? नीचे लिखो, नीचे लिखो, जो बोल रहा है वो लिखो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी velocity is a vector quantity determined by dividing the displacement vector, determined by dividing the displacement vector बाई काटो वहां से, तो बाई काट दो, बाई काट दो, बाई वहां नहीं रहेगा। डिटरमाइंड, बाई लिखो ना, बाई को काटो वहां पे। डिटरमाइंड डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब लिखो बाई, बाई टाइम। डिटरमाइंड डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई टाइम। इसका मतलब ये है कि तुम वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कब निकालोगे, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिवाइड कर दोगे टाइम के साथ में। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में उठाते हो और टाइम से डिवाइड करते हो तो उसके से तुमको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में मिलेगा। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्मेट में रखते हो और टाइम से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्मेट में आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में आई। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, कुछ भी लिख दो, आई जे के होना चाहिए कैप वाला, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, कैप 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 लगा हुआ है, उसको डिवाइड करो 5 से, तो 2/5i प्लस 3/5j प्लस 4/5k। बात समझ में आ रही है? तीनों को 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि टर्म्स अलग अलग हो गए ना, ऊपर में i का टर्म अलग, j का अलग, k का अलग, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। उनको डिवाइड करोगे 5 से तो वो एक वेक्टर मिलेगा ना, एक i j के, डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि i जैसा था वैसा ही है, j और k जैसा था वैसा ही है, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में तुमको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। अगर मान लो तुम इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्या? हाँ, तो अबे टाइम से डिवाइड किया ना पागल, टाइम के लिए 5 रख दिए थे हम। हाँ, तो डिवाइड करेगा ना डिस्प्लेसमेंट को। बेटा अभी उसमें जा ही नहीं रहा, तुम क्यों समझा रहे हो? उसमें चला जाएगा, क्यों परेशान करो। अगर तुमको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो तुम क्या करोगे, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लिखोगे ना, ठीक, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो सिंपली v बराबर d/t। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को लिख लो, ये और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सवाल लगाओगे तो ये सब फटाफट क्लियर हो जाएगा। हो गया? नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट मार्क करके एक पॉइंट लिखो, नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज सेम the direction of velocity vector is same as that of the displacement vector, as that of the displacement vector। मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होगा। सही बात है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक बात बताओ, ये लिख लिया ना सर लोग, एक बात बताओ, अगर मान लो हम एक कंडीशन दे रहे तुमको कि ए और बी के बीच में मोशन हो रहा है, मतलब ए से बी तक जर्नी हो रही है और ये जो डिस्टेंस है वो डी है,
बात समझ में आ रही है? तो इस और टाइम जाने में यहाँ से यहाँ तक टी लग रहा है, ठीक। डिस्टेंस को एक्स कर दो, चलो डी मत करो, एल ले लेते हैं। तुमसे हम बोले कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। दोनों एल बाई टी होगा। स्पीड जब तुम निकालोगे या फिर एवरेज स्पीड, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस एल है, टाइम टी हो जाएगा। अगर वेलोसिटी निकालोगे तो उस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट भी एल है, अपॉन में टाइम टी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसी को हम घुमा दिए होते, ये पाथ हम ऐसे घुमा दिए होते, तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है ना। नीचे एक और नोट लिखो, नीचे एक और नोट लिखो। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन, नीचे एक और नोट लिखो। लिखो मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा एवरेज स्पीड के। ये बात लिखो पहले। इसी आगे कंटिन्यू करो। इफ मोशन ये बाबू ये फॉर्मूला बोल रहे थे, ये जो लिखा वैसे को पढ़ रहे थे यार, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसको यही पढ़ोगे ना, मॉड लगाए तो यही पढ़ोगे ना इसको। अरे पगले, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉड एक्स। उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, डायरेक्शन से मतलब तो है नहीं। इसको पढ़ोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इफ द मोशन if the motion is in straight line, अगर मोशन सीधी रेखा में है तब। तो क्योंकि यहां पे मोशन सीधी रेखा में हो रहा है, इसीलिए तुम दोनों केस में अगर निकालोगे, if the motion is in straight line and direction must not change, and direction must not change, ये सही बात है। वेलोसिटी भी एल बाई टी, स्पीड भी एल बाई टी। डायरेक्शन मस्ट नॉट चेंज क्यों लिखे हैं स्ट्रेट लाइन के बावजूद? उस दिन हम लोग बताए थे कि अगर मान लो हम लोग उस दिन पढ़े थे ना कि स्ट्रेट लाइन ऐसे है और फिर ऐसे मोशन हो जा रहा है, तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हालांकि मैथ्स में अभी तुम पढ़ोगे कि इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि पहले पार्टिकल इधर जा रहा था और अब पार्टिकल इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन का चेंज हुआ ना। कितना डिग्री हो गया, पहले इधर जा रहा था अब इधर जा रहा है, कितना डिग्री चेंज हुआ? बात समझ में आ रही है? डेविएशन कक्षा 10 प्रिज्म ऐसे निकालता है ना डेविएशन, ठीक है। 90 डिग्री, हाँ देख के लग रहा है अरे पागल हो गया है, देख के 90 लग रहा है 90 हो जाएगा। अरे मतलब हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हुआ ना, एंगल थोड़ा निकालने के लिए बोल रहे हैं। कैसे निकाल लोगे, फिगर खाली खाली दिया हुआ है, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखो, एक सवाल लगाओ, एक सवाल लगाया जाए। एक गिटार होता है, अकूस्टिक गिटार बोलते हैं उसको, जैसे कि हमारा गिटार है ना, उसको अकूस्टिक गिटार बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिक गिटार होता है, देखिए तुम लोग। एक सेमी अकूस्टिक गिटार होता है। सेमी अकूस्टिक में क्या होता है कि उसमें ना तुम वो पीछे से जैक लगा सकते हो, जैक लगा दोगे तो उसका साउंड स्पीकर में ट्रांसफर हो जाएगा ना, एम्पलीफायर में। उस तरीके से एक क्लास ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन क्लास होती है, और ये सेमी ऑनलाइन क्लास है, समझ रहे हो? हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्लास ज़्यादा इफेक्टिव है, तुम लोग बतिया बहुत कम रहे हो, पता नहीं क्यों। आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। सवाल लिखो, लिखो अ पार्टिकल मूव्स in a straight line, a particle moves in a straight line from A to B, बड़ा A to बड़ा B, छोटा भी लिख लो, सिंबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। A particle moves in a straight line from बड़ा A to बड़ा B for the first 30 किलोमीटर। हमसे पाप हो गया, ठीक है भाई, हमारा मन कर रहे हैं लिखे। फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर। शुरुआत के 30 किलोमीटर के लिए एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर।
इस स्पीड से वो शुरुआत के 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है एंड देन नेक्स्ट 60 किलोमीटर विथ द स्पीड ऑफ, अगला 60 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में तुमको निकालना है फाइंड द वही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पूरा का पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। पहले ही सवाल पे बाउंसर लगाओ, देखते हैं कौन कैसे कर लेता है, समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। एक दो बच्चे हैं तो जो बहुत तगड़े धनुर्धारी सवाल लगा लेंगे, बुजुर्गों का आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैच करता है, देखो 12 बुजुर्ग, पता नहीं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें आ ही रहा होगा। तुम लोग के रिवीजन के लिए ये सही है ना, रिकॉर्ड करके वीडियो पे चला जाएगा, पूरी क्लास की क्लास मिल जानी है। अभी तुम लोग शादी वादी में जाओगे, 1 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, तुम जा रही हो ना, और भी कौन जा रहा है? तुम भी जा रही हो ना, और कोई भी जा रहा ना? तुम कब जा रही हो? 10 को, अभी टाइम है। क्या टाइम? अरे माय गॉड, टाइम तो दिया ही नहीं है। आंसर देखो, आंसर भी आ गया 15, दोनों का आंसर 15 आ रहा है। अच्छा तुम क्या बोल रही हो? 30 आ रहा है दोनों का आंसर। देखो 2 आंसर आ गए, आपके सामने 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। लीजिए आपके सामने तीसरा ऑप्शन भी है। 13 30, हाँ 3 आ रहा है, 4 ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 3, तुम क्या बाबू? अच्छा 3, ठीक है। लोगों का 3 के तरफ क्या 3 की बढ़त है? नई पार्टी है ये, चुनाव जीतेगी। और कोई? हाँ बोल लो, अब बोल लो। अच्छा 12 है, 3 15। एक क्लास में फाइट होती है तो मजा आता है। एक बच्चा पीछे से बोले सर 3, आगे से बोले सर 3.5, फिर बोले 4, 4.1 से $3 billion and 1 cent। देखियो यूट्यूब पर रील खरीदते हैं सब वो। देखो 15, अरे 15, ठीक है लगाते हैं ना। समय सीमा समाप्त, लगा रहे हैं हम सवाल। ऑप्शन ही रहने दे रहे हैं, पता नहीं देखते आंसर क्या आता है। सुनो ध्यान से, दोबारा नहीं बताएंगे। एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में ए से बी ट्रेवल करता है पहले, तो ये ए से बी हो गया, टोटल मान लो ए से बी ट्रेवल कर रहा है, ये ए से बी, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। बोल रहा है कि शुरुआत का 30 किलोमीटर, तो मान लो कि यहां से यहां तक 30 मान लो, चलो शुरुआत का 30 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहा है, एक स्पीड दिया हुआ है S1, कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर से। और बोल रहा है कि अगला जो 60 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट 60 किलोमीटर के बाद कोई डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, इसका तो जो बचा डिस्टेंस है वो कितना है? 60। तो नेक्स्ट 60 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहा है, स्पीड 2 क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना डेटा दिया हुआ है और इतना डेटा मोर देन सफिशिएंट है, मतलब एकदम एक्यूरेट डेटा है। देखो तुमको एवरेज स्पीड चाहिए, हम सीधे लिख रहे हैं स्पीड बराबर क्या चाहिए तुमको? डिस्टेंस। मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस देखो या डिस्प्लेसमेंट देखो, बात बराबर ही है। सीधे रेखा में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, गति सॉरी दूरी और विस्थापन बराबर होता है। ठीक है, अब कोई बात नहीं बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, डिस्टेंस तुम अच्छा इस पॉइंट को सी मान लो, ठीक है,
तो क्या करना है तुमको, डिस्टेंस रखना है टोटल ए टू बी का, और टाइम कहाँ से रखना है, ए टू बी का। ये टाइम है ए टू बी, टाइम कितना दिया हुआ है नहीं पता है, तो मान लो कि ए से सी तक जाने में t1 समय लगा है, t1 नहीं tac मान लो, और c से b तक जाने में tcb समय लगा है। दो अलग अलग टाइम लगेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग, स्पीड भी अलग अलग है। तुमको डिस्टेंस तो पता है 90 हो जाएगा टोटल, 30 और 60 टोटल। एक काम करते हैं, यहां पे हम निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे तो शुरुआत का 30 था, फिर 60 था, तो ये 90 किलोमीटर हो गया। यही डिस्टेंस भी होगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। बात समझ में आ रही है ना? तुमको टाइम नहीं पता है तो एक काम करो, अलग अलग टाइम निकाल करके फिर पूरा टाइम टोटल निकाल लो। देखो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तुमको ए से सी तक जाने का टाइम जोड़ दो, किस में जोड़ दो, सी से बी तक जाने में, मतलब ए से सी तक गया फिर सी से बी तक गया, दोनों टाइम निकाल लो। अब बात है सर अलग अलग टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो जो फॉर्मूला है उसी से टाइम निकल जाएगा। छोटा छोटा दो ठो अलग अलग मोशन हो रहा है, इस छोटे वाले मोशन में दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा। दो चीज़ क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, टी ए सी बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टी ए सी मान लो, डिस्टेंस कहाँ तक का, ए सी तक का, तो S1 10 दिया हुआ है, डिस्टेंस ए सी का 30 दिया हुआ है, टाइम ए सी का कितना दिया, सॉरी हाँ टाइम ए सी का निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उल्टा सीधा, तो ये ए सी इधर चला आएगा टी ए सी, तो ये टाइम फ्रॉम ए टू सी कितना आ जाएगा, 30/10 कितना आ गया, 3 आवर, घंटा में आएगा क्योंकि सब कुछ किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है। तो टी ए सी का टाइम तो 3 आ गया, प्लस तुमको टी सी बी का टाइम निकालना है। तो इस केस में क्या करोगे सर, स्पीड 2 वाला बराबर डिस्टेंस फ्रॉम सी बी अपॉन में टाइम फ्रॉम सी बी, तो क्या हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है 20, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60, टाइम निकालना है तुमको सी से बी तक जाने का, क्रॉस कर दो तो टी सी से बी तक का 60/20 कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ रहा है, ठीक है, दोनों टाइम 3 हो गया, जोड़ दो टोटल टाइम कितना हो गया 6 घंटा। टोटल टाइम पता चल गया तुमको, तो बस यहाँ रख दो। टोटल डिस्टेंस कितना आया 30 + 60 90, और टोटल टाइम कितना आया 6 घंटे। कटेगा ये, कौन बोल रहा है नहीं, 15 × 6 = 90, स्पीड आया 15, ये स्पीड है 15 km/h। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 15 km/h, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, टाइम तो सेम ही लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करो चाहे डिस्टेंस बाय टाइम करो। बात समझ में आई, कहीं डाउट है पूरे क्वेश्चन में, नोट करो। क्या बाबू, किसको ऐड करोगी, क्या, कौन सा टाइम बेटा, ये टाइम दिया हुआ है, वो स्पीड दिया हुआ है पागल, यूनिट से पहचानो, km/h लिखा हुआ है, टाइम निकालना पड़ेगा। समझ रही हो, यहाँ तक का डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर किया तो टाइम निकालोगी, है ना। अरे फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, DST होता है, DST D = ST, D = ST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, D = ST, D = ST, उसमें जो निकालना है इधर उधर करके निकाल लो, नोट कर लो फट से। ये सवाल बहुत फेमस और बहुत कॉमन सवाल है, पता है क्या करेगा तुमको स्पीड, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, तुमको हमेशा टाइम गायब कर देगा। बात समझ में आ रही है, तुमको टाइम गायब कर देगा और तुमसे डिस्टेंस छोटे छोटे टुकड़ों में दिया रहेगा और उन टुकड़ों में चला गया वेलोसिटी दिया रहेगा। सुन लो हमारी बात, जो लोग लिख रहे हैं, जिनको आता है ज्ञानी है, बोली कोई दिक्कत नहीं है, जिनको डाउट है उनको बता रहे हैं। कॉमन सवाल है, उसमें ये करेगा कि डिस्टेंस दे देगा, टाइम गायब कर देगा और स्पीड दे देगा। तो बस जितने दूर तक का डिस्टेंस दिया है, अगर वहां तक का स्पीड दिया तो टाइम निकाल लोगे। पहले इस छोटे से एरिया में फॉर्मूला लगा लो, फिर इस वाले में फॉर्मूला लगा लो। ये जो फॉर्मूला है, कहाँ गया फॉर्मूला यार, वेयर इज इट, यहाँ पे। इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, 2 की वैल्यू दे रखी है, एक निकल जाएगा, तो यहाँ पे टाइम निकाल लो, यहाँ पे टाइम निकाल लो, टाइम को ऐड करो, टोटल टाइम आ गया, डिस्टेंस टोटल पता ही है तुमको। या फिर क्या कर सकता था, ये भी कर सकता था, टाइम दे देता, स्पीड गायब कर देता। तो अगर टाइम देता तो सॉरी टाइम देता, डिस्टेंस गायब करता। अगर डिस्टेंस नहीं दिया होता, टाइम दिया होता, तो तुम डिस्टेंस निकाल लेते। इसका टाइम अगर मान लो दिया 3 घंटे,
तो डिस्टेंस निकाल लेते, 10 गुणे 3 30 आ जाता। इसका भी टाइम 3 दिया होता तो 20 गुणे 3, क्योंकि डिस्टेंस करने के लिए गुणा कर देंगे ना डायरेक्ट। तो डिस्टेंस, अब जब डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस जोड़ देंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम दिया हुआ है। तो इसमें यही 2 काम करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। पहली बार लगा रहे हो, थोड़ा सा बस ऐसा लग रहा है तुम्हारे में थोड़े ना। अरे अभी तो इंट्रो है बेटे, अभी तो आप सिर्फ मैकेनिक्स को दूर से देख रहे हैं। मैकेनिक्स के समुंदर के पहले जो रेत है ना, उस रेत पर आप चलना शुरू किया, अभी पूरा रेत चलेंगे, आग का दरिया डूब के जाना, समझ रहे हो? सही बात है ना? कितना आराम चिल मार बैठी है, पूछे सही बात करिए। तुम्हारे पीछे डूब के जाना। एक और सवाल किया जाए। अगला सवाल पूरा वेरिएबल के फॉर्मेट में देंगे हम, ठीक है। वेरिएबल के फॉर्मेट में आंसर निकालना। सवाल में एक बात तुमको अब तक समझ में आ गई होगी, 9 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, 11 में चलेगा, इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर सवाल पूरे वेरिएबल के फॉर्मेट में होता है तो आंसर में सिर्फ वही वेरिएबल होने चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। अपने से LDT मान करके उसमें नहीं पुटअप कर दोगे। अगर क्वेश्चन में V1 दिया है, V2 दिया है, तो आंसर में V1 V2 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में V1 V2 V3 T1 T2 T3 D1 D2 D3 दिया हुआ है तो आंसर में उनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर में एक भी ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो तुम अपने से मानोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे इस केस में हम D1 S1 ये सब अपने से माने हैं, तो आंसर S1 के टाइम ये मत कहना सर देखिए आप क्या बोल रहे थे, आपको आंसर चाहिए, देखिए डिस्टेंस 90 हो गया और टाइम T1 T2 मान लिए तो 90 अपन में T1 T2। ऐसा नहीं करना है। वैल्यू जो तुम अपने से वेरिएबल कंसीडर करोगे उसकी वैल्यू निकाल करके रखनी पड़ेगी नंबर के फॉर्मेट में, ठीक है। सवाल लिखो एक। हाँ 15 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना मत भूलना, सवाल गलत काट देगा एग्जामिनर। कक्षा 11 में हाँ मतलब पूरी कॉपी ऐसे गलत काट देते हैं। 9 यूनिट, पहले ही पन्ने यूनिट ही, बच्चे को यूनिट का इंपॉर्टेंस नहीं पता, दूसरे चैप्टर का बेइज्जती कर दिया यूनिट डायमेंशन। क्या बाबू, हम अपनी बात कर रहे हैं, पूरा काट देते हैं और तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल कर दे। कक्षा 11 में कहीं एडमिशन नहीं ओवर इंडिया में हैं? क्या खुद पढ़ाते? पढ़ाई तो रहे वे, और अरे ज्यादा काटते। जब हम तुम लोग को स्कूल में पढ़ाते ना तो तुम्हारे फीस से, तुम्हारे पढ़ाई से मेरे लेना नहीं होता। हम पढ़ा रहे हैं मन से, तुम यूनिट नहीं लिख रहे हो, हैं छोटी चीज नहीं लिख रहे हो। एक तो यूनिट एंड डायमेंशन की कोई इज्जत नहीं करता, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी किसी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लो जा करके कि लेटेंट हीट का क्या होगा तो लूल हो जाएंगे लोग, है ना। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला लेटेंट हीट का? सुने हो कभी जिंदगी में? कक्षा 9 में है। अरे गधा, कक्षा 9 में लिखा हुआ है लेटेंट हीट, है ना, क्लास 9th में। तो जितने लोग नहीं बोल रहे हैं ना अपनी मुंडी कटवा लो जाके, एक समय गंगा जी में कूद जाओ। हाँ वेरी गुड, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट क्या है? हीट है, और हीट क्या है? वर्क है। इन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, जैसे ताक रहे ऊपर में mL2T-2 होता है। वेरी गुड, कितने लोग बोले? ठीक ठीक, हाँ जैसे अभी वो बोला, हमको अच्छा लगा, बोला ना हीट तो हीट होता है। सही बात है, हीट तो हीट होता है। हीट तो हीट मतलब एनर्जी, मतलब वर्क, खत्म बात। चाहे एनर्जी का बोल लो, है ना। क्या अगर तुमसे कोई लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा और तुम बोले mL2T-2 और वो बोलते अरे पागल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तुम उसको 2 थप्पड़ मार के नहीं आ जाओगे? बोलोगे अपना ज्ञान बढ़ाओ, पहले ज्ञान की कमी है, आप ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। चलो सवाल अगला लिखो। अगला भी सवाल यहां तक सेम है। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A to B, यहां तक लिखो पहले। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, for the first half of the distance with speed v1, लिख रहे हैं तब वो रुक जाएं, and for the second half with speed v2, v1 v2 दिया हुआ है।
हो गया? लिखो जल्दी लिखो। हो गया? फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। इस सवाल को जो लगा लिया उसको मेरे तरफ से अगला सवाल फ्री। एकदम पीछे वाले सवाल की तरह है, इसमें भी टाइम गायब है। T1 T2 मान के पहले दोनों का वैल्यू निकालो, उसके बाद इक्वेशन में रखो, आंसर आ जाएगा। हमें क्या पता, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आधा दूरी, शुरुआत का आधा दूरी, टोटल डिस्टेंस का हाफ लिखा है बेटे, हाफ, आधा दूरी। एकदम बताएं। सवाल में जितना वेरिएबल है उसी के फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए, हम पहले बार बता दिए हैं। पूरे आंसर में तुम्हारे V1 V2 के अलावा कोई वेरिएबल नहीं चाहिए हमको, नंबर हो सकता है, कोई T1 D1 D2 D3 कुछ नहीं चाहिए। सॉल्व कर सकते हो मान के, लेकिन आंसर में वो क्या आंसर बोल रहा है कोई? वही तो बात है, वैसे कैसे हो सकता है? डी क्या है हमको नहीं पता, डी क्या है? पागल हो गया? सवाल में लिखो बेटी, कितनी बार समझा? डी तुम अपने से एज्यूम की हो बेटे, तो डी नहीं रहेगा ना सवाल में। चलो एक हिंट देते हैं, जितने लोग डिस्टेंस एज्यूम किए हो जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस कटेगा। अमन कॉमन लिख, देखो कट रहा है, काट दो, जबरी मत काट देना आंसर लाने के लिए कहीं से। बताओ भला, बताइए भला, डिस्टेंस ही कट जाएगा। एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड पूछा गया है, ठीक है? सुनो, ये दोनों क्या दिया हुआ है? स्पीड, स्पीड। तो स्पीड को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अरे यार, मतलब डायमेंशन का पूरा लुल कर दिया एकदम। स्पीड को स्पीड में जोड़ोगे तो क्या आएगा? स्पीड में से स्पीड घटाओगे क्या आएगा? तो जब दो स्पीड वाले इक्वेशन दिए ही हुए हैं तो डिस्टेंस की जरूरत नहीं है आंसर में। आंसर में डिस्टेंस क्यों आएगा? आंसर इन्हीं दोनों के टर्म में आ सकता है। ये तो डायमेंशन से भी क्लियर है। क्या बोल रही हो? V1, आंसर V1 आ रहा है भाई। V1 का मतलब विशाल नंबर 1। अरे चलो देखो, हम लगाते हैं। नहीं बेटे, समय नहीं है ना, नहीं लग रहा टेंस। V1 प्लस V2 अपॉन में बाप रे बाप, थोड़ा थोड़ा सा ठीक जा रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जाए। V1 प्लस V2/2 कैसे निकाल रही हो? कहाँ कॉन्सेप्ट सीखी हो ये वाला? जबरी कुछ मतलब, पागल हो? एवरेज वेलोसिटी का ये मतलब होता है सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, पागल हो गई हो क्या? हम बताएं एवरेज वेलोसिटी का मतलब कहता है। चलो सुनो सारे लोग, देखो इधर छोटा सवाल है। असल में ना ये एक फॉर्मूले की तरह याद भी रखना होता है तुमको, ठीक है? इसलिए हम इस सवाल को करवा रहे हैं। सवाल आएगा तुमको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सुनो ध्यान से। मान लो कि जो इसमें लिखा हुआ है A से B तक हो रहा है ना, A से B तक मान लो दिस पॉइंट A दिस पॉइंट B। बोल रहा है कि शुरुआत का हाफ, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। पूरे डिस्टेंस को तुम D मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे को D मान लो, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पूरा 2D हो जाएगा। हाँ, पूरे को D मान लो तो ये क्या हो जाएगा? D/2। ये भी क्या हो जाएगा? तुमको D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि D हम अपने से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी V1 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का V2 दिया हुआ है। टाइम नहीं पता,
टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालोगे? पहले तुमको चाहिए क्या? तुमको चाहिए एवरेज स्पीड। कैसे फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो चलो टाइम लिख देते हैं, समझ जाना ऑटोमेटिक। टोटल डिस्टेंस तुम क्या माने? डी माने हो, तो डी रखो पहले यहाँ पर। उसके बाद तुम जब टाइम की वैल्यू निकालोगे तो डी कटेगा। यहाँ से टाइम निकालो। मान लो इस केस में टाइम t1 हुआ। अरे यार पागल, ये पूरा डिस्टेंस d है तो d/2 नहीं हो जाएगा दादा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? किधर क्या पे दुद्दू जगह हाफ लिखा है यार, ये हो जाएगा ना? तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। वही तीनों में से इसको इधर कर दिए हैं, ठीक है क्या? हाँ कुछ भी लिख लो। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है? d/2। यहाँ से यहाँ तक के जर्नी के लिए ये मिड पॉइंट है m है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी का डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि तुम टाइम t1 यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हो। तो यहाँ तक का डिस्टेंस d/2 डिवाइडेड बाई क्या? बेटा बहुत दिक्कत है, शादी में जाने की बहुत खुशी है तुमको। नाम से d फॉर डिस्टेंस यार, कौन बोल सकता है b फॉर साधना होगा? सुनो हमारी बात। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करोगे, यहां तक की स्पीड v1 है, इसको सॉल्व करो, t1 बराबर 2 नीचे आ जाएगा, तो d अपॉन में 2v1। ठीक है, इसको रखे रहो क्योंकि तुमको टोटल टाइम चाहिए। यहां से यहां तक के लिए t2 निकालो। t2 क्या हो जाएगा? इधर का डिस्टेंस अगेन d/2 अपॉन में स्पीड v2। दिक्कत है इसमें कोई? 2 फिर से नीचे आ जाएगा। अच्छा, इस 2 से इस 2 को मत काट देना, वो 2 नंबर वाला 2 है, ये सिंबल का 2 है, ठीक है? तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? d, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू v2। बात समझ में आ रही है? 2 का 2 में गुणा करके 4 मत कर देना, वो 2 सिंबल वाला है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, टोटल टाइम पता चल गया। अब सुनो, यहां पे रखो टोटल टाइम, t1 प्लस t2 करते हैं यहां पर, ठीक? इसको सॉल्व करते हैं इधर। देखो, तुमको निकालना है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस d है अपॉन में t1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? d/2v1 प्लस t2 की वैल्यू d/2v2। आगे सुनो, d अपॉन में अगर एलसीएम लोगे तो d इंटू 2v2 आएगा और प्लस d इंटू 2v1 आएगा और डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस 2v2 आएगा। बोलो आएगा? एलसीएम में बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका इधर दोनों का आपस में। सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ गुणा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में। इतना क्लियर है? इसके बाद देखो, ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर था, मतलब बड़ा वाला डिवीजन था, ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा? d ब्रैकेट में 2 दूनी 4 इंटू v1 इंटू v2। सही है? नीचे क्या बचा? d कॉमन ले लेगा। अगर तुम d कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचा 2v1 प्लस 2v2, यही बचा ना? बोलो d कटा। देखो ऊपर क्या है? 4v1 इंटू v2। अच्छा, नीचे 2 और 2 कॉमन आ सकता है क्या? 2 कट जाएगा 2 बार में, तो एवरेज स्पीड का आंसर कितना आएगा? अरे 2v1v2 अपॉन में, ये तुम्हारा आंसर है। प्लस एक बात ध्यान सुनो, इस आंसर को तुम रट लोगे। क्या रटोगे? मतलब सॉल्व करने आना चाहिए, इस आंसर को रट लो, कई जगह काम आएगा। अगर मान लो एक बहुत बड़ी जर्नी है, उस जर्नी में आधी दूरी तय की जा रही है किसी वेलोसिटी x से। अगर कोई जर्नी है जिसमें आधी दूरी तय की जा रही है किसी वेलोसिटी x से, बची हुई आधी दूरी तय की जा रही है किसी वेलोसिटी y से, तो टोटल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस y। बात समझ में आ रही है? v1 v2 था इस केस में, तो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ध्यान रखना, अगर तुमको लग रहा है कि सर ये रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो गलत हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू में प्लस वाले ऊपर आते हैं, नीचे मल्टीप्लाई का आता है, 2 नहीं आता। भेजे में नहीं गुजरा, कोई बात नहीं, कच्चा बारे में सीखेंगे रेजिस्टेंस को। हमसे रिता कह रहे हैं कि अगर कोई पूरी जर्नी है, उस जर्नी में आधी दूरी को तय किया जा रहा है ए से, ए वेलोसिटी है, वेलोसिटी या फिर स्पीड मान लो, स्ट्रेट लाइन है, तो आधी दूरी को ए स्पीड से तय कर रहे हैं, बची आधी दूरी की बात कर रहे हैं हम। कोई भी दूरी नहीं कि सर 10 किलोमीटर ए से कर लिए, 50 किलोमीटर बी से कर लिए। इसमें हाफ डिस्टेंस था। हाफ डिस्टेंस को तुम कंप्लीट कर रहे हो ए स्पीड से, बाकी हाफ को तुम कंप्लीट कर रहे हो बी वेलोसिटी से या बी स्पीड से। उस केस में टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा?
a इंटू बी इंटू टू मतलब 2ab अपॉन में a प्लस बी। बात समझ में आ रही है? नोट करो, बहुत तेजी से नोट करो। आ जा रहा है? अच्छा हाँ, बस एक सवाल दे दे फिर चलता। नोट करो जल्दी। अरे हमारे कैसे कर रहे हैं? तुमसे कर रहे हैं? माइक लगाने का पता है क्या फ़ायदा है? जो जानवरों की ऐसी आवाज़ तुम लोग करते हो वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। चिल्लाओगे तो अलग बात है, जैसे वो कुछ बोल रहे आवाज़ पहुँची जाएगी। साधना कुछ भी बोल रहे आवाज़ आनी आनी माइक में पक्का है, खाली पैर पटक दे देखो आवाज़ आ जाएगी माइक में। अभी देखना वीडियो जाएगा जब तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर ये धप धप की आवाज़ क्या होती रहती है क्लास में। नहीं बेटा क्या होता है, बच्चे पैर पटकते रहते हैं। अरे जल्दी नोट करो, सवाल देना, एक तो सवाल देकर के फिर हम जाएंगे चाय पीने, फिर वेक्टर शुरू करना है। अच्छा एक बात बता दो हमको, फिर हम सवाल लिख देंगे, तुम लोग करते रहना। अगर मान लो कोई एक क्वांटिटी है, कोई एक चीज़ है, तुम्हारे पास एक बोरा रखा हुआ है, एक बोरा चावल रखा हुआ है। क्या रखा है? चावल। उस एक बोरा चावल में से अगर 1/3 चावल तुम निकाल दिए, पहले बताओ अगर 1/2 चावल निकाल दिए तो कितना चावल बचा? आधा निकाले तो आधा बचा, 1/2 निकाले 1/2 बचा। ठीक है, अगर मान लो उस चावल में से 1/3 चावल मतलब कि 1/3 निकाल दी तो कितना चावल बचा? है पागल क्या? परसेंट निकल गया। 1/3 निकालोगे तो 2/3 बचेगा। कैसे करते? एक में से माइनस करेंगे 1/3, 2/3 बचेगा। अगर 1/3 चीज किसी एक चीज में से निकालोगे तो 2/3 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1/3 निकालोगे 2/3 बचेगा, 1/5 निकालोगे तो 4/5 बचेगा। 1 में से माइनस कर चेक करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आती है? तो अगर कोई पूरी जर्नी का 1/3 डिस्टेंस V1 से चले और बचा हुआ V2 से चले तो कितना V2 से चले? 2/3 या 2/3? इतना क्लियर है? अगले सवाल उसी पे है, बस सेम है, बस यहाँ पे हाफ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है RD, और यहाँ पे ए एंड फॉर द एंड रिमेनिंग 2/3 स्पीड V2। बात समझ आ रही है? बस लगाओ सवाल को लगाओ। हम आते हैं, तब तक इसको पॉज कर देते हैं यार।